इस मैसेज के फॉर्मेट कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ज्वर की बात कर रहे थे, तो ज्वर का मैंने आपको बताया कि चरक निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर है, चरक में चिकित्सा स्थान में थर्ड चैप्टर है, क्योंकि चरक चिकित्सा का फर्स्ट रसायन है, सेकंड बाजीकरण है। उसी तरीके से सुश्रुत उत्तर तंत्र में 39 है। आप इस चीज़ को रट्टा मार सकते हो बड़े आराम से कि सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 है ना। देखो ये सामने दिख रहा है। अष्टांग हृदय का निदान स्थान 2 है, क्योंकि फर्स्ट स्थान जो है उसमें बहुत सारी व्याधियों के हेतु दे रखे हैं, सारी व्याधियों के। तो वो चैप्टर भी बहुत बढ़िया सा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान में फर्स्ट में ही चिकित्सा में दे रखा है। माधव निदान में ज्वर निदान जो है वो सेकेंड चैप्टर है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे से आपका तैयार हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्वर की। बार बार शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि बहुत सारी जगह ज्वर का एज ए मतलब लक्षण भी पाया जाता है, और ज्वर एज ए क्या बोलती हैं कि ये आपका व्याधि भी होगी। और बहुत सारी व्याधियों में बहुत सारी जगहों पर, जैसे सिंपल सी ज्वर की मैं बात करूं, प्रैक्टिस में जो समझा है, अगर किसी को बहुत लंबे समय से फीवर रह रहा और वो फीवर ठीक नहीं हो रहा, किसी भी दवा से समझ लो, मतलब नॉर्मली ऐसे जो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, पेशेंट का ठीक नहीं होता है, बार बार फीवर का रिकरेंस होता रहता है, तो बहुत एक लॉन्ग टर्म का जो फीवर बना होता है, आप समझो ये कैंसर का केस होता है। कैंसर के मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं या जितना पेशेंट से रूबरू हुई हूँ, मतलब किसी और के भी, तो उन सब में भी एक बहुत बड़ा सिम्टम यही रहता है। क्योंकि हमारे नोन में भी किसी के साथ में ऐसा हुआ था, उनका फीवर काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर उनकी यूएसजी रिपोर्ट करवाई गई, तो यूएसजी में कोई इन्फ्लेमेशन था। तो मुझे याद है कि मैंने एक पुराने वैद्य जी को भेजा, तो पुराने वैद्य जी ने देखते ही कह दिया, सिर्फ यूएसजी की रिपोर्ट पर कह दिया कि ये सीए का पेशेंट है, मतलब कैंसर का पेशेंट है। तो अगर किसी को बहुत लंबा टाइम से बुखार रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो पक्का सी बात है। और अधिकतर ऐसे तो लोग सारे एलोपैथी वाले थे। आयुर्वेद में भी अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम फंसती है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि तो आप मतलब पेशेंट को बोल सकते हो कि या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। CA 125 वगैरह टेस्ट होते हैं सारे, तो आज की डेट में हमेशा टेस्ट सारे करा लेने चाहिए। किसी को अगर बहुत लंबा फीवर रह रहा है तो पक्का सी बात है वहाँ पर CA के बारे में भी सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो जितनी संहिता है हर जगह ज्वर दे ही रखा है, और ज्वर तो बहुत बड़ा दे रखा है। चरक का तो मुझे पता है इतना बड़ा चैप्टर था कि कभी भी नहीं ऐसा हुआ होगा कि मैंने एक बार में पूरा पढ़ लिया। मतलब सिटिंग तो छोड़ दो, हमेशा ज्वर की हालत ये होती है कि ज्वर जब आप पढ़ने बैठते हो तो आधा छोड़ ही देते हो। और आज भी मैं जब आप लोग को पढ़ाना था ना, तो मैं 10 मिनट पहले बैठी। एक्चुअली मैं सुबह से पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो अच्छा क्लास ले ही लेते हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें तो बता ही देंगे, है ना। तो फिर ये शेयर इसीलिए किया है। तो ज्वर का ये सब हालचाल है। ज्वर में आपने इंटेरी फेवर ओवर भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, ज्वर के साथ में हमेशा याद रखो, जबकि ख्याल नहीं रखते हैं, ज्वर में हमेशा पाचन विकृति होती है, इसलिए बहुत सारी जगह पाचन के साथ ही इसको मतलब। और आपके पास देखो खुद ही सबसे पहले GIT के डिसीजेस थी, उसके बाद मतलब सिस्टेमिक डिसीजेस दे रहा है, तो वहाँ पर ज्वर का वर्णन किया है। तो इस बात को बहुत ख्याल रखिएगा कि ज्वर का जो है ये आपको पाचन विकृति को करते हैं। इसलिए जो चिकित्सा का लंघनम स्वेदनम कालो वायु तिक्त को रस जो है, तो लंघन इसी वजह से कराते हैं। और कोई भी ज्वर के बहुत सारे तरीके हैं, टाइप है, मतलब सारी चीज़ें हैं। ये सब अभी आगे मैं सब बताऊंगी आपको। जो आपकी संहिताओं में एक तरीके से स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है, मतलब व्याधियों के अंदर भी है। अब इन्फेक्शन से हर कोई जानता है आज की डेट में, कोई भी होता है, किसी को कहोगे वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, ये फीवर है, वो फीवर है, तो दुनिया भर का संक्रमण से भी होता है। क्रशिंग इंजरीज एंड ट्रॉमा, कई बार चोट चपेट लगता है, तो आप देखते हो उसमें फीवर होता ही है पेशेंट को। और न्यूप्लाजियास मतलब अर्बुद, मतलब जो भी कैंसर के केसेस होते हैं वहाँ होता है। बहुत सारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होती हैं, दैट इज़ गाउट वगैरह में होता है। कई बार ब्लड के कुछ विकार होते हैं, हिमेटोपोएटिक डिसऑर्डर्स में है, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल डायथिसिस है, इम्यूनिटी की वजह से भी हो रहा है, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, पायरोजेंस है, मतलब बाहर से जो कुछ मिला है, तो भाव जो है कारण मिले उनकी वजह से हो रहा है। पायरोजेंस मतलब जो आपके फीवर कॉजिंग एजेंट, दैट इज पायरोजेंस। तो पायरोजेंस भी दो तरह के बोल सकते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये मैक्सिमम इंग्लिश मतलब मॉडर्न वाला आप अपना उसमें पढ़ लेना, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ वो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने बता दिया। ये जो मैकेनिज्म है, एक्सोजिनस पायरोजेनस है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, दुनिया भर का सारा आप एक बार फार्मा में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया वहाँ से समझ में आएगा। या आपकी
जो पैथोलॉजी वाली बुक है वहाँ से पढ़ेंगे ना, तो इसमें तो बहुत ही शॉर्टकट सर ने दे रखा है, मतलब राम हरिशंकर सर की बुक में। तो ज्वर एक सार्वधायिक रोग है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो हमेशा याद रखना ज्वर हमेशा सार्वधायिक होता है। वैसे भी ऐसा नहीं होता कि बॉडी के एक पार्ट में फीवर लगता है दूसरे पार्ट में नहीं लगता है, ठीक है। और संतापोदेह मानस होता है, तो पक्का सी बात है शरीर और मन दोनों को इफेक्ट करता है, तो पक्का सी बात है ये लाइन तो याद ही रखा करो, संतापोदेह मानस। इस तरीके से करके लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। और स्वतंत्र व्याधि होती है मेजॉरिटी कई सारी जगह, और कई सारी जगह अनेक रोगों का लक्षण भी है। जैसे मैंने अभी आपको सीए की बात करी थी, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, कई बार चोट चपेट लगी होती है, इन्फेक्शन के केस में खासकर होता है, कई बार लूज मोशंस वगैरह में भी फीवर हो जाता है, आपको पता ही है। और चरक संहिता में ज्वर के मतलब जो है लक्षणों का उल्लेख नहीं है। और लेकिन हमारे जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने कुछ कुछ लक्षणों का उल्लेख किया, मतलब कुछ कुछ हेतुओं का किया है कि जैसे स्नेहन स्वेदन प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसका जो मिथ्या योग या अति योग हुआ तो उससे भी हो सकता है। भाई ज़्यादा स्वेदन दे दोगे तो उससे भी हो सकता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत तरह के चोट चपेट हैं, इन्फ्लेमेशंस वगैरह अगर आपकी बॉडी में है, मतलब पेशेंट की बॉडी में, तो उससे भी हो सकता है। और टायर्डनेस है, टायर्डनेस का एग्जांपल तो मैं बताती हूँ आपको, मैंने खुद अपनी लाइफ में मेरे साथ हो चुका है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी थी एक बार का, मुझे वो बहुत रेयर अच्छे से केस याद है, होली का टाइम था मोस्ट वाली, 2-4 दिन पहले की बात है, और सुबह से मैं शाम तक काम कर रही थी। करते करते ये हुआ कि मुझे रात में फीवर आ गया सच में। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। और अब की हालत ये है कि अभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फीवरिश फीलिंग होती है, थर्मामीटर में भले नहीं आएगा बॉडी में, बट अंगमर्द ऐसे ही होता है कि भाई बुखार हो रहा है या बुखार टाइप की फीलिंग आती है। कंजम्पशंस की 6 वजह से अगर बहुत सारे आपकी बॉडी का बहुत क्षरण हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो उस केस में वो होता है। और जीर्ण में इंडाइजेशन में भी कई कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि फीवर हो जाता है, डायरेक्ट पता चलता है मतलब सामने वाले को, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अजीर्ण के केस में भी होता है। और साथ में ये है कि पॉइजनिंग का केस में वहाँ पर भी फीवर हो सकता है। और सीजनल इन्फ्लुएंसेस, आपको बहुत सारे लोग आते होंगे जो ये कहते होंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो उनको बुखार हो जाता है। जैसे मेरे खुद ही ऑफिस बॉय जो थे उनके साथ में प्रॉब्लम थी, बारिश में अगर वो भीग जाते हैं तो पक्का सी बात है उनको फीवर होता ही होता है। तो फिर मैंने उनको क्या किया था, मैंने उनको त्रिभुवन कीर्ति दिया, और उनको त्रिभुवन कीर्ति बहुत ज़्यादा सूट करता है, रियलिटी है। मतलब इतना त्रिभुवन कीर्ति मैंने किसी और पेशेंट को सूट करते हुए नहीं देखा, बट उनको जब त्रिभुवन कीर्ति देते हो तो एक ही डोज में उनको बहुत ज़्यादा आराम आता है। मतलब एलोपैथी से उनको वो आराम नहीं आता जो उनको त्रिभुवन कीर्ति जितना सूट करता है। हालांकि मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को देती हूँ, बट आपको पता है कि फीवर के केस में हर इंसान के घर में पैरास्टामोल पड़ी होती, लोग देते रहते हैं। बट वो जब से मेरे से दवा लेना शुरू किया उनके फैमिली ने, तो अब वो लोग बाहर से नहीं खाते हैं इस तरह की दवाएं, ठीक है। और बहुत सारे लोग को एलर्जी वगैरह होती है, उससे भी उन लोग को फीवर वगैरह हो जाता है। हालांकि एलर्जी वाला हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि भाई स्नीजिंग हो रही है या सांस फूलता है, इस तरह की सारी चीज़ें, बट फीवर भी होता है। और कुछ ज़्यादा आपके साइकिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वहाँ पर भी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह के केस में भी देखा है लोगों को फीवर वगैरह हो जाते हैं। परप्यूरल फीवर होता है, मतलब लेडीज़ को डिलीवरी के बाद में इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, और डिलीवरी के बाद में भी हो जाती है। और कई बार लैक्टेशन तुरंत नहीं होता, तो लैक्टेशन जब होने वाला होता है तो उस टाइम भी फीवर होता है। तो आप देखेंगे वो फीवर बहुत ज़्यादा नहीं तेज होता है, अधिकतर वो माइल्ड फीवर ही होते हैं, बट परप्यूरल फीवर भी होता है और लैक्टेशनल फीवर भी होता है, मतलब ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन जब होता है तो उस तरह के होता है। तो गायनी में हो सकता है, आपने इस तरह के केसेस देखे हैं। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देखी हुई इसलिए बता रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ वो बहुत बढ़िया से देते हैं ना, जिरका दिरस्ट वगैरह और सूती का, ये सब जो रस आते हैं, सूती का भरण रस वगैरह सब चीज़ें देते हो तब बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जितने भी मिथ्या आहार विहार किया उनसे वात पित्त कफ तीनों दोषों के प्रकोपित हुए, और आमाशय में दोष संचय होता है, इसलिए हमेशा समझ लो आमाशय की चिकित्सा की जाती है, आमाशयगत स्थान की चिकित्सा की जाएगी। वात पित्त कफ से इटसेल्फ भी रस जो है बनेगा, वो सारा दूषित है और दोषों को मिल करके उससे भी जाएगा। तो दोषों की रस के साथ सर्व शरीर में व्याप्ति होगी। उससे क्या होता है, कोष्ठाग्नि का बहिर्गमन क्यों वर्ड है, क्योंकि आपको देखो सारा टेम्परेचर बाहर फील होता है, अंदर पूरी अग्निमंद होती है। तो ज्वर का ये तरीके से लक्षण की उत्पत्ति होती है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ज्वर के साथ में, तो ज्वर का एक और चीज़ है संप्राप्ति घटक में हमेशा याद रखना कि पित्त प्रधान तो होता है लेकिन त्रिदोषस होता है। जैसे हमारी याद है ग्रहणी हमारी त्रिदोषस थी, कुछ कुछ बीमारियां त्रिदोषस थी, दिमाग में रट लीजिएगा।
फिर दुष्य में इसमें कोष्ठाग्नि और रस धातु दोनों हैं। अधिष्ठान में आमाशय है और सर्व शरीर में चूंकि बाहर से फीलिंग आती है, और स्रोतस में रस व स्रोतस है। तो रस व स्रोतस की चिकित्सा इसी वजह से लंघन किया जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। आप लोग टाइमलेस से ज्वाइन किया करो, बार बार ना प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। एक्चुअल में हो सकता है कि गूगल मीट की सेटिंग में और या टैबलेट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, तो उससे करते होंगे ना, लैपटॉप वगैरह ठीक रहता होगा। और इसके अलावा आपको और क्या बताना था मुझे, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। उसके बाद है ज्वर की अगर प्रकृति करोगे तो व्याधियों के जब पर्याय करते थे तो ज्वर को इटसेल्फ उसके पर्याय में क्या काउंट करते थे, रोग विकार व्याधि ज्वर आतंक। तो याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ज्वर अगर ऑप्शन आया तो आप सोचोगे व्याधि के पर्याय नहीं है, बट व्याधि का ये भी पर्याय है। तो रोग विकार व्याधि ज्वर आतंक जो है, तो उसमें ज्वर जी भी हमारे पर्याय में है, क्योंकि व्याधि का रोग वगैरह तो सोच लेते हैं, ज्वर हमको भूल जाता है। तो ये एक टिपिकल सी चीज़ है। क्यों है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट क्या होता है ना कि जब आपके एमसीक्यू टाइप के एग्जाम होते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं और वो गलत हो जाती है, तो रैंकिंग वगैरह में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ, आयुर्वेद एटलीस्ट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा आए, और फिर एलोपैथ भी कर जाओगे, मतलब मॉडर्न वाला भी, तब आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाएगी। और आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितने अच्छे कॉलेज से करोगे उतनी बढ़िया स्टाइपेंड मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आपको सीखने के लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे एनआई जयपुर हो, चाहे जामनगर हो, चाहे बीएचयू हो, मतलब जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आपको अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं। तो फिर एमडी जब आप अच्छी जगह से करते हो जहाँ पर रियल में आयुर्वेद के पेशेंट मिलेंगे, बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं कॉलेजेस जहाँ पर मॉडर्न की प्रैक्टिस होती है, कॉलेज आयुर्वेद के हैं बट वहाँ के आयुर्वेद वाले पेशेंट्स कम होते हैं, तो फिर वहाँ पर काम करने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। शरीर मानस दोष वगैरह मैंने सारी चीज़ें बता दी। ज्वर परिग्रहास तो मैंने आपको शुरुआत ही बताया था, क्योंकि मैंने इत्तफाकन इसको पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं है, मतलब वो था कि कहाँ से रेफरेंस है, बट यूट्यूब के क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स देखती रहती थी, एग्जाम में इत्तफाकन आ गया, तो प्रवृत्तिस तो परिग्रहास तो कर ही दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये हमारे चरक जी ने वर्ड दिया हुआ है। अगर मान लो कहीं से पूछ लिया जाता है तो उन्होंने कहा था ज्वर की जो प्रवृत्ति होती परिग्रह से होती है, हालांकि सर्वग्रह परिग्रह वर्ड एक जगह और था, कहाँ बताएंगे आप लोग? हाँ जी, एनीबॉडी? हाँ जी, बच्चा पार्टी सब गायब हो? हाँ, सर्वग्रह और परिग्रह जो है अष्टाहार विधि विशेषायतन में आप क्या है, जब प्रकृतिकरण संयोग राशि है ना, तो राशि ग्रह में, राशि में है सर्वग्रह मतलब एक साथ सारा, और परिग्रह मतलब अलग अलग कितना अमाउंट है, तो वहां पर भी परिग्रह वर्ड आया है। और प्रवृत्तिस्थ परिग्रहात जो वर्ड है ये ज्वर के रेफरेंस में आया हुआ है, तो याद रखें ना, वहां पर अष्टाहार विधि विशेषायतन नहीं करना, क्योंकि प्रवृत्तिस्थ वर्ड आता है, प्रवृत्तिस्थ फिर आगे रहता है कौन सा है। तो ये चीज़ है। ज्वर के प्रभाव में पता ही है कि संतापोदय मानसा, तो संताप होता है, अरुचि होती है। मेजॉरिटी टाइम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि, बहुत रेयर हो सकता है कि शायद कुछ लोग को मैंने देखा है कि भूख की कंप्लेन करते हैं, मतलब भूख मुझे लग रही है, वो मुझे लगता है भूख नहीं होती, उनकी क्रेविंग होती है। तो ज्वर के केस में रुचि है, एनोरेक्सिया रहता ही है, तृष्णा, कई बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हालांकि मेरे साथ जो फीवर आज तक मुझे जितने हुए उसमें प्यास मुझे कम ही लगती थी, मतलब प्यास की ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती थी। बट अरुचि तो मैंने आपको बताया था ना कि एक बार मुझे फीवर इस बार हुआ था, कफत ज्वर हुआ था, मैं आपको भी बताऊंगी वो सारी चीज़ों से। हालांकि मेरे को बहुत हाई ग्रेड फीवर था, तो ज्वर के साथ ये हुआ था कि, क्या सिस्टम चल रहा है आप लोग का, एक लोग आ रहे एक लोग जा रहे हो। तो ज्वर के केस में मतलब अरुचि होती ही होती है, और कोविड के बाद जितने फीवर हो रहे हैं उसमें अरुचि बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और अरुचि होती ही होती है, इसीलिए हम लोग लंघन कराते हैं। और बॉडी एक, हर कोई जानता है कि भाई बुखार होता है तो बदन टूटता है, लेकिन किसी किसी के मतलब, या कोई कोई फीवर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, एक नॉर्मल भी दर्द होता है और कभी कभी बर्दाश्त से बाहर भी दर्द होता है। और यहाँ पर भी सत्व पर भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं। कुछ लोग हर छोटी छोटी चीज़ में रोना शुरू करते हैं तो उनकी बात अलग है, कुछ लोग फीवर भी होता है तो मतलब वो ऐसे रोना शुरू करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, फीवर हुआ है, परेशान हो, लेकिन तूफान मचाने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है। ठीक है, हृदय व्यथा, चेस्ट पेन,
अभी तक फीवर में मैंने चेस्ट पेन के केसेस नहीं देखे हैं। मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ ना, नहीं मेरे आसपास कोई है। हाँ, कोई पर्टिकुलर और तरह का बीमारी हो जिसमें फीवर हुआ है देन चेस्ट पेन देखा है, बट हृदय व्यथा जो है, क्योंकि इन्होंने जो चेस्ट पेन लिख दिया ना वो वहाँ से नहीं है। हृदय व्यथा मतलब मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक अजीब टाइप का, मतलब रोना सा आता है, रियलिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रो भी देते हैं जब आप उनको बड़े प्यार से पूछना शुरू करो ना, बहुत टायर्ड, मतलब बहुत अजीब टाइप से फील कर रहे होंगे। जैसे मान लो कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको फीवर हुआ है, अब कल या परसों पेपर है, तो इंसान आधा अंदर से वैसे परेशान हो जाता है कि भाई फीवर है तो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि शरीर में ही जान नहीं रहेगी, बैठने की भी तो हिम्मत हो। तब वो जो हृदय व्यथा वो एक अलग टाइप की होता है, बट इन्होंने पेन लिख दिया है चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन नहीं, इसलिए आयुर्वेद वाला वर्ड याद रखना, दैट इज हृदय व्यथा। तो हृदय में व्यथा तो होती है भाई, अंदर से वो संताप पड़ा ही रहता है, दिमाग में एक चीज़ होता है। और जितना खतरनाक सा फीवर होता है, जैसे मेरे को इस बार हुआ था कि 102 से शुरू होकर 104 तक जा रहा था, और फिर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4-5 डेज, मतलब 5 डेज वैसे ही चले गए। तो वो 5 डेज टोटल कंप्लीट लॉस था, मतलब कंप्लीट इसलिए कि अभी मैं आपको जब साइन सिम्टम बताऊंगी तो वो सच में था। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और दिमाग में ये रहता कि दीवा सेल नहीं करना है, बट बॉडी के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं थी, तो लेटे रहते थे, फिर नींद आ जाती थी, सो भी जाते थे। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप दिन में सो गए तो आपको रात में नींद नहीं आती, बट जब इस तरह के टिपिकल फीवर होते हैं तो उसमें दोनों टाइम नींद आती है। तो पेशेंट से सारी चीज़ें पूछनी है और उसकी कंडीशन को सच में एसेस करना है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद से आप क्योर नहीं हो गए, बहुत अच्छे से क्योर हो जाओगे, बट ये है कि रस औषधियाँ वगैरह उस केस में देना पड़ता है, लेकिन लंघन जरूर कराना है। लंघन के साथ में कोई कोताही नहीं बरतनी है। वो इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको हम वीटो पावर दे सकते हैं कि आयुर्वेद का वाकई बहुत ब्यूटी है। ठीक है। फिर सामान्य पूर्ण रूप में श्रम होती है तो थकावट रहती है, फटीग रहता ही है, अरती बेचैनी होती है, निजीनेस कह सकते हो, विवर्णता, अल्टर्ड कंप्लेक्शन। हाँ भाई, फेस का वो ग्लो नहीं रह जाता जब फीवर होता, तो चेहरा देख करके पुराने जमाने के लोग जैसे बता देते थे कि चेहरा देख कर बता देते थे कि किस तरह की तकलीफ है, फीवर है या कुछ भी हुआ है। बहरस से रहता है, मुंह का जो है स्वाद बदला रहेगा। वाटरिंग फ्रॉम द आइज, मेरे साथ ये चीज़ होता है कई बार, खास करके जब मेरे को कोई बड़ा प्यार से पूछ ले तो उस वक्त मेरी आंख से पहले आंसू आने लगते हैं। और टेम्परेचर इंटॉलरेंस कई बार होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि मुझे आज तक जितने फीवर आए हमेशा मुझे ठंडी लगती है बचपन से, मुझे कभी भी गर्मी वाला एहसास नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको होता है रजाई वजाई फेंक देंगे, मेरे को तो तब पता 2-4 और घर के ला दो भाई, डाल दो। जिम्बा यामिंग, यस, जब मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि फीवर को हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिए, उससे आपको दवा देना आसान हो जाता है, या आपको जो भी खाने पीने का सामान दे रहे हो पेशेंट को वहाँ से उसमें भी आराम हो जाता है। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। ठीक है। तो यामिंग जो होता है, बहुत ज़्यादा जमाई आना, वो आपके वातज्वर का लक्षण होता है। अंगमर्द पता ही है, गुरुता, हैवीनेस इन द बॉडी, रोमहर्ष कुछ लोग को फील होता है, रुचि मेजॉरिटी का होता है। तम या अंधकार में प्रवेश किसी उपस्थिति, ये जो हालचाल है काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होगा तब इस तरह की चीज़ें होंगी। लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ सेक्स दे रखा है, अप्रहर्ष, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है। हाँ, कामत ज्वर जो होता है तो उन सब के सिस्टम में हो सकता है। और शीत चिल, यस, ये तो बोलते ना कि मलेरिया में बहुत ठंड लगती है, इसमें ठंड लगती है, उसमें ठंड लगती है, बट मैं कह सकती हूँ लोगों के हिसाब से भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ठंड लगती है फीवर में, जैसे मैं, तो मुझे अपना तो पता है, मुझे गर्मी वाला नहीं मालूम है। तो वातज ज्वर का जो स्पेसिफिक साइन सिम्टम है डीडी है, वो यामिंग होता है। पित्त ज्वर में नैनदाह होता है। मैं आपको यहाँ से एक बात बताऊंगी, बहुत एक अच्छा केस है। वेब पर एक सर आए थे, विश्व आयुर्वेद परिषद की जो होती है, फ्राइडे को हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, उसकी भी टाइमिंग एक्चुअली 6 to 7 है, और कभी उसका सेशन बहुत अच्छा रहता है। अभी पहले तो मैं पूरा ही सुनती थी, तो अभी आप लोग की क्लास में मैं फ्राइडे को इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट आते हैं तो उनकी बातें सुनना ज़्यादा मुझे लगता है पहले ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं सुनती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि एक बच्चा था, उसका फीवर कहीं से ठीक नहीं हो रहा था, मतलब वो बहुत सारी जगह एलोपैथ में भी भाग आए थे, आयुर्वेद में भी आए थे, उसके डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती थे। उस बच्चे के फीवर बहुत होता रहता था। तब वो आयुर्वेद में आए, तब उस बच्चे ने एक दिन कहा कि मेरी आंखों में जलन होता है, और फिर वहाँ से उनको पित्तज
ज्वर डायग्नोस करके उन्होंने फिर ट्रीटमेंट दिया, तो उसके बाद उस बच्चे का फीवर ठीक हो गया, फिर दोबारा रिकरेंस नहीं हुआ। मतलब और हर जगह जाते थे, कुछ दिन आराम आता था, फिर फीवर आ जाता था, तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो आपको जैसे सामने वाले से पूछ लीजिए कि भाई क्या परेशानी हो रही है, या यामिंग वाला मतलब जिह्वा वाला तो आपको सामने से दिख जाएगा, पेशेंट से बात करो बार बार वो जम्हाई मारेगा। तो आंखों के अंदर जो जलन होती है वो पित्त ज्वर में होती है। और कफज ज्वर में बहुत ज़्यादा एनोरेक्सिया होगी। मैं वहाँ से क्यों बता रही हूँ, मतलब वो उस लेवल की एनोरेक्सिया होगा कि बंदे का एक घूंट पानी पीने का भी मन नहीं करेगा। तो उस लेवल की जब अरुचि होती है तो कफज ज्वर होती है, जैसे मुझे इस बार हुई थी, या जिसको आप लोग सो कॉल्ड आज की डेट में हर कोई कहता है कि ये कोविड वाला वो है। ठीक है, तो फीवर के साथ में ये चीज़ें बहुत बढ़िया से याद रहने चाहिए, और इसी याद रहने के दम पर आप ये कर लोगे। और हमारे ससुर जी का है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जितना बढ़िया याद रखोगे उतनी बढ़िया। जब हम लोग पढ़ते थे तब नहीं समझ आता था, बट अभी आज की डेट में मुझे समझ में आता है कि कहाँ से क्या क्या डायग्नोसिस है। तो गॉड ग्रेस परमात्मा की कृपा है कि जब पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिशनर की तरह है, तो आप समझना, चीज़ें रट लेना और पेशेंट्स देखना। या कभी फीवर का कोई मरीज़ है ना, तो उससे पूछो आपको जम्हाई ज़्यादा आती है, कि आपकी आंखों में ज़्यादा जलन होती, या भूख प्यास बिल्कुल मर गया है। पूछो कि मतलब कोई जैसे बहुत उसकी पसंदीदा चीज़ हो, क्या मैं एक चम्मच बनाकर ला कर दूँ, खाने को मन कर रहा है। अगर वो मना कर देता नहीं मैं वो भी नहीं खाऊंगा, तो समझ लो पक्का ये कफज ज्वर वाला ही है। हालांकि और भी चीज़ें आप देखोगे, फीवर का ग्रेड कितना है आपको पता है कि वातज में इरेगुलर होता है, पित्तज में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, कफज में माइल्ड फीवर होता है, और भी सारी चीज़ें देखोगे। बट डीडी करने के लिए ये 3 पॉइंट भी बहुत सफिशिएंट है। उसके अलावा क्लम मतलब क्या होता है, क्लम का मतलब आपको पता है कि मेंटली जो आप थकावट फील होता है, अभिपाक होगा, भोजन का पचन नहीं होगा, बलवर्ण हानिता, शील विकृति होती है। शील विकृति का मतलब होता है कि जो आपका बिहेवियर होता है उससे अलग शो करते हो। या बहुत सारे लोग को देखते हो ना, डिलीरियम वाली कंडीशन हो जाती है, फीवर हो जाती है तो उल्टा पुल्टा बकबक करने लगते हैं। जैसे मान लो आपका कोई बड़ा है और आप उससे ऊंची जबान में बात नहीं करते हो, या हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है कि हम डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं, भले हमारा फैमिली डॉक्टर है कुछ भी। बट मैंने कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो फीवर वूवर होने पर डॉक्टर को भी डांट देते हैं घर वालों से। तो मतलब उस वक्त उनको याद ही नहीं रहता है कि ये सामने वाला मेरे से बड़ा है या छोटा है। जो ये बिहेवियर होता है, तो वहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, मतलब मरीज के लोगों से पूछ सकते हो, तो वहाँ से भी आपको डायग्नोसिस करने में फ़ायदा मिलेगा कि हाँ पेशेंट के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और चरक जी ने ज्वर प्रभाव में संताप, रुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा 5 लक्षण कहे हैं। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी पीजी में पूछा जा सकता है, चरक ने कौन से 5 कहे हैं। तो उसमें इधर उधर घुमाएंगे फिराएंगे, क्योंकि पेपर को टफ करने के लिए वो इस तरीके से पूछते हैं, इनका उनमें मिलाते हैं, उनका इनमें मिलाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, स्वेदावर। हमारे सुश्रुताचार्य जी ने कहा सेदावरोध। तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा। फीवर में हालांकि आपको पता है कि फीवर जब होता है तो आपको स्वेट नहीं आता है। जब ढेर सारी रजाई वजाई ओढ़ते हो या एलोपैथी की दवाएं खाते हो तब स्वेद आता है, वरना ऐसे स्वेद नहीं आ रहा है। और जब स्वेद आ जाता है तो उतर जाता है। जैसे मेरी आदत है, मैं ढेर सारा ओढ़ लेती हूँ, फिर ओढ़ने के बाद आ जाता है, क्योंकि गात्र आवरण जो है वो भी एक चिकित्सा का टाइप है ज्वर का, तो उस तरीके से फॉलो करते हैं। उसके अलावा संताप तो रहता है, देहेंद्र मनस्ताप, संतापो देह मानस। और सर्वांग ग्रहण होता है। सर्वांग ग्रहण का मतलब इन्होंने बॉडी एक से लिया हुआ, दैट इज सर्वांग वेदना। तो चरक सुश्रुत के अलग अलग लक्षण हैं, तो प्लीज इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। और कई बार रेफरेंस पूछा जाता है, तो युगपद अत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते, अगर ये रेफरेंस पूछ लिया जाता तो ये हमारे ज्वर के बारे में है, तो ज्वर को हटाकर वो सब कुछ डाल करके पूछ लेंगे। और आगे टाइप आप लोगों ने पढ़ा, वातज पित्तज कफज सन्निपातज 3 ये होते हैं, फिर 3 द्वंद्व हो जाते हैं, दैट इज वात पित्त वात श्लेष्म। और उसके बाद में आपका श्लेष्म पित्त, मतलब आप वैसे ही कर लो, वात कफ वात पित्त पित्त कफ करके, और एक सन्निपातक हो जाएगा, तो 7 हो गए। और एक 8वां जो होता है आगंतुक ज्वर होता है। तो ज्वर वैसे भी बोलते हैं अष्टविध प्रकार होता है, तो उसमें वही आपके 7 हो गए दोषों से। 8वां आगंतुक मतलब बाहरी फैक्टर से जो वजह मिला। फिर आगंतुक ज्वर 4 तरह का। तो आगंतुक ज्वर में विषजन ज्वर है, औषधि गंध है, काम ज्वर है, सेक्सोजेनिक, और भयादि ज्वरजन है। तो कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर उठ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो भी हो जाता है। कई बार कुछ उल्टा पुल्टा इंसान खा पी लेता है तो उससे हो जाता है। कुछ चीज़ें एलर्जी की होती हैं तो उनसे भी हो जाता है। और सेक्स की वजह से भी होता है कि काम ज्वर जहाँ पर आ जाता है।
फिर धातु में रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्रगत, ये सारी धातुओं में जब जाते हैं जो चिकित्सा करते हैं हम लोग कि रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक देते हैं। शुक्र पाचक नहीं होता, क्यों? क्योंकि शुक्र के गत अगर ज्वर चला गया तो असाध्य हो जाता है, तो असाध्य अवस्था तो हम ट्रीट ही नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो इसलिए उसका शुक्रगत नहीं दे रखा है। तो धातुआश्रय भेद से करके आएंगे, धातुओं के भेद से 7 तरह के ज्वर हो गए। अब फिर ज्वर की प्रकृति के हिसाब से, मतलब वो कि रेगुलर रह रहा है, कुछ टाइम बाद रिकरेंस हो रहा है, 1 दिन छोड़कर आ रहा है, 2 दिन छोड़कर आ रहा है, 3 दिन छोड़कर आ रहा है, ये जो कंसेप्ट है तो दैट इज आपका विषम ज्वर है। संतत, सतत, अन्यदिवस, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। तो इनके जो काढ़े होते हैं एक्चुअली संतत ज्वर वाला जो काढ़ा चरक जी ने दे रखा है उसी को रसपाचक बोलते हैं। सतत ज्वर वाला जो काढ़ा दे रखा है 2 ही लाइन में पूरे श्लोक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आपका रक्तपाचक है। अन्य दुष्क वाला मांसपाचक है। तृतीयक ज्वर मतलब मेदोपाचक है। और चतुर्थक ज्वर मतलब अस्थिमज्जा पाचक है। तो ये जो पाचक इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम लोग ज्वर में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको सिंपल से बता दे रही हूँ। हर चीज़ का हम देखते हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ से होगी। जैसे अब मान लो किडनी को किसी की तकलीफ है, तो किडनी की बनी किससे है? तो किडनी का जो है ब्रिक का जो है, ब्रिक का बनने में ब्रिक और क्या है उसका मूल जो है मेदो है ना, समथिंग कुछ करके, तो उसमें मेदो पाचक जब देते हो, क्योंकि किडनी जो हमारी बनी है मेदो से बनी हुई है, तो मेदो पाचक दोगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और रसरक्त पाचक दोगे तो वहाँ से आप पढ़ते हो। अब जैसे यकृत बना है तो किस किस से बना हुआ है, तो वहाँ पर यकृत उकृत के विकार में रसरक्त पाचक बहुत बढ़िया काम करते हैं। या ऐसे कोई ग्लैंड है मतलब बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या दोगे? मांस पाचक और मेदो पाचक दोगे। हालांकि रस पाचक, रक्त पाचक हम लोग हर जगह चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि भाई सबसे पहले रस धातु ही अच्छी नहीं बनी होगी, ये नहीं है बहुत लंबा चलाएंगे, बट 15 दिन के लिए चला दो, हफ्ते भर के लिए चला दो, तो ट्रीटमेंट वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगी। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना कि किस ऑर्गन के कौन कौन से मूल हैं, कि रसवा स्रोतस का मूल क्या है? हृदय और 10 धमनियाँ हैं। तो हृदय और 10 धमनियाँ मतलब हृदय में अगर कोई विकार है, किसी को हार्ट की कोई डिसीज है, तो रसपाचक देना ही देना है, ठीक है। फिर रक्त का मूल क्या है? मतलब सॉरी, रक्त व स्रोतस का मूल क्या है? यकृत और प्लीहा है। तो यकृत और प्लीहा में मतलब लीवर और स्प्लीन में कोई बीमारी है तो रक्तपाचक दीजिए। रस रक्त मांस, इसी तरह मांस वह जो है स्रोतस के मूल कौन कौन से हैं, ठीक है। मेद व स्रोतस का मूल, यस, मेद व स्रोतस का मूल वृक्क और वपावहन है, इसलिए हम देते हैं मेदोपाचक। फिर अस्थि मज्जा आता है तो वहाँ से ये मेद मूल लिया जाता है और जघन लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपके ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बढ़िया से यूज़ होता है। और ट्रीटमेंट में मतलब नॉर्थ इंडिया में जब हम लोग पढ़ते थे तो नहीं यूज़ होता था, मेनली महाराष्ट्र वगैरह साइड में यूज़ होता था। और अभी मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ पाचक उचक को, और गॉड ग्रेस बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं पाचक के। मेरा कहने का मतलब, जैसे अभी मेरा पेशेंट है उसका जब प्रॉपर दीपन पाचन हो जाएगा, जिसको मैं बार बार डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आज भी मैंने उसके मात्रा बस्ती करी, फिर मैंने उसका नस्य भी किया था, फिर मैंने उसका नाभि पूर्ण किया, फिर आज मैंने उसका कर्ण पूर्ण भी किया। आगे फर्दर प्लानिंग है कि अच्छी पूर्ण वगैरह मतलब अच्छी तर्पण वगैरह भी करेंगे, और मौसम थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो हम सिरो धारा भी करेंगे। शिरो पीछू वगैरह तो हो सकता है अभी किसी दिन मैं फ्री रहूँगी तो टाइम निकाल करके उसका करूँगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप फिर पाचक भी दे सकते हो कि किस धातु में कौन कौन सी बीमारी है और उस धातु पर हम, बट ये है कि किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा रुक्षता बढ़ी है तो रसपाचक चूर्ण के फॉर्मेट में मत दो, उसको घृत वगैरह से भी दे सकते हो। पर शर्त एक चीज़ है, अग्नि को ठीक करके ही दो। ये नहीं कि अग्नि बहुत बड़ी मंद है तो और ड्राइनेज आकर कॉज किया तो पेशेंट को उधर कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो जो हमेशा शुरू से बताती हूँ, दीपन पाचन उल्लोमन करिए, उसके साथ दीजिए और पेशेंट को प्रकृति के हिसाब से लीजिए। जैसे अभी कल का भी सेशन देखो मैंने बोला हुआ था, या शायद बताया कि नहीं बताया, कि कभी मान लो किसी को त्रिफला दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो ये देखो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं कॉज करे, लॉन्ग टर्म में फिर वो कोई काम के क्यों नहीं रह जाते, फिर कब्ज बनाते हैं, मतलब मलावरोध होगा तो फिर और परेशानियाँ हो ही जाएंगी। फिर इसके बाद वात पित्त कफ ज्वर के अलग अलग लक्षण हमारे दे रखे हैं। तो वात ज्वर में बेपथु होता है, मतलब बहुत बदन अकड़ा अकड़ा से जो दर्द होता है, बेपथु दैट इज रिगर। तो रिगर, आप लोग रिगर मार्टिस वगैरह से रिगर वर्ड टर्मिनोलॉजी याद होगी तो समझ लेना कि वो टूटा टूटा सा जो बदन दर्द करता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो वाला जो होता है दैट इज बेपथु वर्ड होता है। विषम वेग वात ज्वर है तो इरेगुलरिटी रहेगी ही। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट होता है, लॉस ऑफ स्लीप रहती है, कई सारे लोग को फीवर वगैरह होता है तो उनको नींद नहीं आती है।
है। तो याद रखिएगा, निद्रा नाश अगर है, पेशेंट को फीवर है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बुखार के मारे रात में नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाओ ये वातज ज्वर वाला है। तो यहाँ से भी समझ जाते हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ही पेशेंट बताता है जो बहुत पैनिक सी सिचुएशन होती है। कोई पेशेंट अगर रात भर जगेगा तो पक्का बोलेगा मैम मुझे नींद नहीं आई। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये सोच लेते हैं ना कि भाई उसको फीवर हो रहा है, क्या हो रहा है यार। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से सोचते हैं, बट हमको याद रहना चाहिए ये हमारे शास्त्र के हिसाब से उसका वातज ज्वर का लक्षण है। तो इस हिसाब से जब हम समझेंगे तो सिस्टम ठीक रहेगा हमारा। ठीक, फिर उसके अलावा छठवां में ड्राइनेस ऑफ माउथ है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, एंड पेन है, मुख वायरस डिस्टेस तो आपको पता ही चलता है। हार्ड स्टूल या मेजॉरिटी टाइम पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैम कब्ज बन गई है, क्योंकि और ये कई बार नहीं भी बताता, क्योंकि पेशेंट अपने दिमाग में सोच कर चलता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, बट पूछ लिया करो। क्यों, वहाँ से भी हमको डीडी करने में मतलब सहूलियत मिलती है कि वातज है, पित्तज है, कफज है, ये सारी चीज़ें हैं। कई बार खूब पेट फूला फूला रहेगा, वो सारी चीज़ें भी पूछनी है, वहाँ से भी वातज वाला हिसाब पता चलेगा कि एब्डोमिनल पेन एंड टिम्पनाइटिस तथा जिह्वा या मीनिंग की अधिकता। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूछेंगे तब आपको समझ में आएगी। फिर हाईवे जो रहेगा वो आपके पित्तज ज्वर में हाइपरपायरेक्सिया रहेगी, पक्का सी बात है भाई, क्योंकि वो है। अब देखो यहाँ पर लूज मोशंस है, तो यहाँ से भी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर किसी को हार्ड स्टूल हो रहा है तो पक्का सी बात है वातज है, अगर हाइपरपायरेक्सिया के साथ में लूज मोशंस हो रहा है तो पित्तज ही है। हालांकि हाइपरपायरेक्सिया तो भी ये चीज़ हो गया। फिर इंसोम्निया यहाँ पर भी है, और जो मुंह का स्वाद रहेगा ना, यह थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, कटु टाइप का रहेगा, स्वेद की इसमें प्रवृत्ति है, परस्पिरेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग लक्षण है। डेलीरियम है, बिटरनेस ऑफ माउथ, फेंटिंग, और मलमूत्र नेत्र में पित्रता तथा धूम। अब ये चीज़ें मल और मूत्र में तो दिखाई दे जाती है, नेत्र में भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं खुद भी नहीं बता सकती हूँ कि फीवर के टाइम हालांकि कुछ लोग की आंखें लाल लाल सी रहती हैं, वो देखा है, लेकिन पीलापन वगैरह वाला नहीं याद है, और नहीं एक्चुअल में हम उतना ध्यान भी दे पाते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आते हो ना, तब आप पेशेंट को देखते देखते कि सोचते हो कि हाँ मैं इसकी आंखों को बहुत ध्यान से देखूँ। जैसे मैंने परसों एक पेशेंट देखा था, तो मैंने उसका कंजक्टिवा अच्छे से देखा, तो उसकी कंजक्टिवा अलग ही टाइप की रेड थी, और जो उसके साइन सिम्टम मेजॉरिटी बता रहे थे वो मुझे हाई बीपी के बता रहे थे। हालांकि उसका डायस्टोलिक ही सिर्फ ज़्यादा था, सिस्टोलिक नहीं ज़्यादा था, है ना। और मुझे पता नहीं क्यों हार्ट पेशेंट लग रहा था। मैंने उसको बोल दिया था बहुत सारे टेस्ट कराने को, और मैंने बहुत सिंपल मेडिसिन दी थी, दैट इज़ दशमूलारिस्ट और अभयारिस्ट, और एक और कॉम्बो दिया था कोई, मेरे पास अर्क दिमागी पड़ी हुई थी कि दिमाग से थोड़ा सा शांत हो पेशेंट। और अभी उसकी आई नहीं 1-2 दिन बाद की क्या हाल चाल है। मतलब मेरा बताने का ये चीज़ था कि वहाँ से समझेंगे आप, आगे से आपके पास जो फीवर का पेशेंट आता है तो देखा करिए क्या उसकी आंखों का अगर रंग गलत है, आंखों का लुक तो बदल जाता है, वो तो मुझे पता है, बट कलर के साथ में वो चीज़ें नहीं पता है, तो वो मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, अपने पेशेंट्स में देखना। फिर कफ ज्वर है तो पक्का सी बात है माइल्ड फीवर होता है, और स्वेटिस टेस्ट रहेगा, इसमें भी मलमूत्र की शुक्ल वर्णता आ जाएगी। एनोरेक्सिया इसमें बहुत ज़्यादा होती है, शीत और गौरव की अनुभूति होती है। निद्रा का आधिक्य होता है, तो कफज ज्वर में निद्रा का आधिक्य होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे जो हुआ था उसमें मुझे बहुत नींद आती थी। स्रोतोवरत गात्र वेदना में कमी, लालस रस सलाइवेशन, लवणासता, मुंह का कलर जो फ्लेवर है, मतलब मुंह का जो स्वाद बना रहता है वो स्वाद वैसा रहता है जैसे सॉल्टी सॉल्टी सा फीलिंग होता है, प्रतिस्याय रह सकता है, कास रह सकता है। तो ये सारे आपके कफज और कोविड वाले ज्वर से भी मिलते जुलते हैं। फिर वात पित्त में जो है अलग टाइप की है, इनके रट लीजिएगा, अलग आता है, क्योंकि मतलब कुछ इसमें लक्षण ही अलग से हैं, जैसे तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, दाह, निद्रानाश, सिराशूल, कंठाशय शोष, वमथु, ये सब सारी चीज़ें हैं। और पर्व भेद है, तो स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, सुश्रु जी ने बताया है, तो वहाँ से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो, इसलिए मैंने इसका निशान लगाया है। फिर उसके बाद में आप देखो वात श्लेष्म ज्वर है, उसमें भी उसी तरीके से वो है, मतलब ज्वर का मध्यम वेग है। और वात कफज में कभी शीत तो कभी दाह, मतलब कभी पेशेंट को ठंडा लगेगा कभी गर्मी लगेगी, तो ये अलग सा साइन सिम्टम है। और आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से है कि लिप्तास्यता तिक्तास्यता वर्ड जब आ जाएगा तो श्लेष्म पित्त ज्वर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो रट्टा मार के भी लिखनी पड़ती है ना।
और ये जो लक्षण है ये विकृति विषम समवाय का है। विकृति विषम समवाय आपसे कभी अगर पूछा जा सकता है, या विकृति विषम समावृद्ध का मतलब क्या है कि कारण के अनुरूप कार्य का नहीं होना, क्योंकि हमारा आयुर्वेद हमेशा क्या मानता है कि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, है ना। बट यहाँ पर कुछ लक्षण अलग अलग से हैं। तो जैसे इसमें वात कफ ज्वर में श्वेत प्रवृत्ति हो रही है, वात कफ में श्वेत अप्रवृत्ति होनी चाहिए, तो श्वेत प्रवृत्ति हो रही है और संताप हो रहा है। या पित्त कफ ज्वर में अनवस्थित शीतता आ रही है, होना चाहिए था उष्णता बट अनवस्थित शीतता है। और दाह है, सन्निपातिक ज्वर में आंखों मलिनता, अश्रुपूर्ता और सिर लोटन। सिर लोटन का मतलब जो इधर उधर सर हिलाते रहते, रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है। तो ये सब आपको पता है कि जब बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है तभी इस तरीके से लक्षण आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो समतोषज सन्निपातक ज्वर है ना, इसका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद हमारे टाइम आया था, इसलिए मैंने ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है रट लेना, क्षणे दाह क्षणे शीत है, मतलब अचानक गर्मी लग रही है, अचानक ठंडी लग रही है। तो ये टाइफाइड के साथ भी होता है। फिर बॉडी बहुत ज़्यादा रहेगा, हेडेक ज़्यादा रहेगा, ड्राइनेस अपाइज होगी, ड्रूपिंग अपाइज होगी और आंखों से आंसू वगैरह निकलते रहेंगे, कान में इधर उधर के फालतू शब्द सुनाई देते रहेंगे, दर्द रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जब कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है तभी आती है, शुरुआत में नहीं आता पेशेंट के, ये भी जान लेना। सोर थ्रोट है, फेंटिंग, डिलेरियम, कफ, डिस्पनिया, एरोजिया, थ्रोट कोटेड, टंग कोटेड हमेशा ही रहती है हर फीवर में। लेकिन जो हमारे टाइफाइड फीवर की टंग होती है वो कोटेड के अलावा खर्च स्पर्श होती है, मतलब वो रफ सी भी हुई रहती है। तो आपके पास जब पेशेंट आता है तो उसको, पेशेंट को ही बोलो कि भाई देख लो, या तो दिखने से भी पता चलेगा कि क्या स्मूथ सी कोटेड दिख रही है या कुछ खुड़ी खुड़ी से। जैसे मैंने उस पेशेंट का आपने देखा था, फोटो भी क्लिक करके रखा था, तो वो मुझे लग गया था, मैंने तुरंत बोला था। तो उससे बोलता है कि हाँ मुझे बचपन में हुआ था। तो बचपन में भले हुआ है बट वो चीज़ अंदर से सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, एंटेरिक फीवर। फिर स्पिटिंग ऑफ ब्लड कुछ लोग केसेस में होता है, काफ़ी खतरनाक केसेस होते हैं। फिर सिरसोलोटा मतलब सर इधर उधर घुमाता है। तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट होगी, इंसोम्निया होगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हृदय प्रथा है। फिर है स्वेद एवं मलमूत्र विलम्ब से तथा अल्प मात्रा में आते हैं। विजिंग साउंड वगैरह है। नॉन ईसीमेटिंग बहुत क्रिस्प नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है ना। स्किन में रैशेज वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपने देखा टाइफाइड के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्किन रैशेज होते हैं। और स्किन के रैशेज वगैरह सबसे ज़्यादा मैंने डेंगू के केसेस में, आप लोग को याद होगा कि अलग अलग टाइप से बनते हैं, और जब इस तरह के कंडीशन डेंगू में बनते हैं तो पक्का सी बात है कि काफ़ी ख़राब कंडीशन होती है तभी होते हैं। नॉर्मल शुरुआत में डेंगू में नहीं होता है। काफ़ी लंबा विजय प्लेटलेट काउंट काफ़ी गिर चुके होते हैं तब इस तरीके से रैशेज आते हैं, चेहरे पर काफ़ी दाने निकलते हैं, बट वो सारे जाते रहते हैं। उसके अलावा एफेजिया है, मतलब कि इंसान बोलने में असमर्थ हो जाता है, तो बहुत पुराना हो जाता है, मतलब काफ़ी दिन खत्म हो जाता है। फिर स्टोमेटाइटिस, राइनाइटिस मतलब मुंह के अंदर मुखपाक वगैरह हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, अल्सर्स वगैरह फॉर्मेशंस हो रही हैं। और कई बार गुदा में भी पाक हो जाता है, जैसे बच्चों में इस तरह के खांसे होते हैं। टिम्पनाइटिस होती है उदर गौरव, और दोषों का विलम्ब से परिपाक होता है। इसके अलावा विषम त्रिदोष सन्निपात है, मुझे लगता है अब आगे कल करते हैं, नहीं तो सबको ये लगेगा कि तो इसके बाद कल ही करेंगे। ओके, एक साथ बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप बताओ, इतने में किसी को कोई क्वेरी? हाँ जी, गायब सब कोई। तो देखो ज्वर में दो तीन चीज़ें हैं, बहुत क्लियर कट सी याद रखा करो कि एक तो इसका लक्षण क्या है, इसके कारण से क्या है। तो कारण बहुत सारे हेतु हैं, तो उन सारे हेतुओं से वात पित्त कफ का दूषित होंगे। वात पित्त कफ दूषित होकर के आमाशय में जाएंगे, आमाशय में जाकर रस और दोष का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप उस ऊष्मा को बाहर बहिर्गमन कर देंगे और आमाशय के अंदर की जो ऊष्मा को मंद कर देंगे। तो और जब बाहर चला गया तो उसकी वजह से फीवर आ जाएगा। तो ये मतलब संप्राप्ति बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, इसकी चिकित्सा बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, इसके टाइप याद रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा तो मानना है कि श्लोक ही रट लो बहुत सारी जगह, क्योंकि श्लोक के बगैर याद नहीं रहेगा कौन कौन से। जैसे अब सन्निपातिक में छड़े दाँत छड़े सात सीधा एक वर्ड है, लेकिन अगर यही आपका फुल क्वेश्चन में आ गया तब क्या करोगे, तब किधर से मतलब बुद्धि लगाओगे। और श्लोक जो होता है संस्कृत रटना मुश्किल भले होता है, लेकिन एक बार रट लेते हो तो आपकी चीज़ 100% श्योर हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ रट लीजिए, फिर आगे जो है इसके कल करेंगे। ठीक है, कल वैसे भी मेरा लोड थोड़ा सा कम है, क्योंकि भाई हमेशा जब कुछ भी खाना पीना खाओगे, और वैसे भी आमाशय सबसे पहले रस खाना खाए तो पचन सही से नहीं होगा तो क्या होगा, रस धातु सही नहीं बनेगी ना। तो स्रोतस में तो पूरा ही आमाशय सर्व शरीर उन्होंने पूरा डाला है। सर्व शरीर क्यों डाला, कि सर्व शरीर पर आपको फीलिंग होती है, और स्रोतस में रस व स्रोतस है। तो आपका मेन क्या प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन का, दूसरे में इन्होंने कोष्ठाग्नि और रस ही डाला है और ज़्यादा नहीं डाला है दूसरे में।
अब आप कोस्ट अग्नि कैसे डाला? अब भाई कोस्ट की अग्नि को ही तो खराब कर दिया। दूसरे का मतलब क्या है कि कोष्ठ की अग्नि अगर ठीक होती तो फिर तो फीवर होता ही नहीं ना भाई। और रस चूंकि सर्व शरीर में परिभ्रमण करता है, पूरे शरीर में चल रहा है, तो इस वजह से अब आप कहोगे रस रक्त मांस समेत वाले भी तो ज्वर होते हैं। हाँ, तो जब वहां तक जाता है तो वहां तक, लेकिन मेन जो कॉमन होता है वो कोष्ठ की अग्नि का, क्योंकि देखो ना कोष्ठाग्नि का बहिर्गमन हो रहा है, वो अफेक्ट हुई तभी तो लिखा दूसरे में। तो शुरुआत में वही चीज होगा, ठीक है। ओके मैम। तो सिंपल सिंपल है, कई बार पढ़ोगे दिमाग में घुस जाएगा। एटलीस्ट एग्जाम भर का तो पूरा तैयार कर लो। और फिर क्या होता है जब ज्वर के पेशेंट आते हैं ना, तब देखना पड़ता है पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है, तो मेनली ये कि अपना कोई भी आयुर्वेद के हिसाब से कोई चीज़ दे देते हो, चाहे आप देख लो रस औषधि भी दे सकते हो, आप सिंपल औषधियाँ भी दे सकते हो, पर लोकल ट्रीटमेंट भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। दवा देकर के लंघन कराओगे तो तुरंत रिजल्ट आते हैं। हालांकि मैं जब चिकित्सा की बात करूंगी तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, ठीक है। चल, तो यहीं पर आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं कल, बाय।